लगातार हो रहे न्यूक्लियर अटैक, क्लाइमेट चेंज और पेड़ों के कटने की वजह से दुनिया में इतनी तबाही हो चुकी थी कि काफी सारे शहर बर्बाद होने लगे थे। बहुत से शहरों में इलेक्ट्रिसिटी, खाना और ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। 2067 तक सभी शहर लगभग खत्म हो चुके थे। TG Explainer 12 presenting Humans Are Dying, Waiting in Line to Buy, जिसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर जो कि सिंथेटिक ऑक्सीजन के सहारे जिंदा बचा, लेकिन उस ऑक्सीजन को उपयोग करने से और ज्यादा बीमारी फैल रही थी। तो कहानी की शुरुआत होती है इथन वाइट और उसके दोस्त जूड से, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम करते थे ताकि शहर में इलेक्ट्रिसिटी लगातार आ सके। पूरा दिन काम करने के बाद उनका बॉस सबको स्कैन करके कंफर्म करता है कि सब हेल्थी हैं या नहीं। तभी उनमें से एक वर्कर अगले दिन आने से मना करता है। तब ईथन उसकी शिफ्ट करने को कहता है ताकि उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्रेडिट मिल जाए, लेकिन फिर भी उनका बॉस उस वर्कर को नौकरी से निकाल देता है। वापस घर जाते हुए ईथन कुछ प्रोटेस्टर्स से सुनता है कि उनको अभी ऑक्सीजन का प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, तो आने वाली जनरेशन के लिए कैसे सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन वह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक से वही वर्कर आ जाता है जिसे नौकरी से निकाला गया था और ईथन से कहने लगा कि उसे नौकरी की बहुत जरूरत है और घर पे उसके बच्चे भी बीमार हैं। दोनों की बातें झगड़े तक पहुंच जाती हैं, लेकिन दोनों का झगड़ा तब खत्म हुआ जब प्रोटेस्ट करने वालों में से एक ने खुद को आग लगा ली। घर पहुंचने के बाद ईथन को पता चलता है कि प्रोटेस्टर ने खुद को आग सबसे आखिरी प्लांट के खत्म होने की वजह से लगाई थी, और बाकी रिपोर्ट से पता चलता है कि और भी काफी लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। लेकिन क्रोनिकॉर्प ऑक्सीजन कंपनी हर बार की तरह कोई दूसरा तरीका ढूंढने का वादा करती है, लेकिन लोगों में ह्यूमैनिटी खत्म होने की चिंता सता रही थी, जिससे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी ईथन टीवी बंद कर देता है क्योंकि रिपोर्टर क्रोनिकॉर्प के गेड लीड साइंटिस्ट रिचर्ड के बारे में बात करने लगता है, जो कि ईथन के फादर होते हैं। उसी वक्त ईथन की वाइफ ज़ैम्फी आ जाती है और ईथन उसे गिफ्ट में नया ऑक्सीजन मास्क देता है। ज़ैम्फी को ऑक्सीजन मास्क पहनते ही बीमार होने की वजह से खून की उल्टी आने लगती है, लेकिन वो ईथन से कहती है कि वो ठीक है। अब देखना ये था कि ईथन अपनी वाइफ को कैसे बचा पाएगा, जो कि ऑक्सीजन की कमी से बीमार होने लगी थी। कुछ टाइम बाद ईथन और जूड को क्रोनिकॉर्प के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां वो कंपनी की सीईओ रेजिना से मिलते हैं। रेजिना उन्हें लैब में ले जाने से पहले उनसे हेल्प को बोलती है, लेकिन लैब में जाने के बाद पता चलता है कि वो क्रॉनिकल नाम की टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं, जो 20 साल पहले रिचर्ड ने इन्वेंट की थी। काफी टाइम से उस मशीन को वॉच की मदद से टेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने रेडियो वेव्स भी भेजी थी, और फ्यूचर में 400 साल बाद सेंड ईथन राइट नाम से रिप्लाई भी आया था। रेजिना उन्हें ये भी समझाती है कि फ्यूचर में लोगों ने सिकनेस का इलाज भी ढूंढ लिया है, लेकिन वो सिर्फ ईथन को ही देना चाहते हैं। ईथन को फ्यूचर में भेज तो सकते थे, लेकिन वापस नहीं ला सकते थे। तब उन्होंने किसी और को साथ में भेजने का सोचा, जो कि ईथन का मैसेज वापस ला सके। मीटिंग के बाद ईथन जूड के साथ बाहर जाता है और रेजिना की रिक्वेस्ट के बारे में सोचने लगता है। ईथन ज़ैम्फी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जूड उसको बताता है कि नहीं जाओगे तो ज़ैम्फी मर जाएगी। जब जूड बीच में रिचर्ड की बात करने लगता है तो ईथन उसको बोलता है कि उसके फादर उसे 8 साल की उम्र में सिर्फ एक नोट और कलाई पर अजीब सी डिवाइस के साथ छोड़कर चले गए थे। उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था, और अगर उसके पिता उसे न छोड़कर जाते तो शायद उसकी मां बच जाती। इसलिए ईथन भी रेजिना की रिक्वेस्ट को मना कर देता है, लेकिन जूड उसको रिचर्ड की तरह नहीं बनकर ज़ैम्फी की जान बचाने को बोलता है। जूड के जाने के बाद ईथन अपने 8वें बर्थडे के बारे में सोचने लगा, जब उसके फादर घर पर लेट आए थे और गिफ्ट में अजीब सा बॉक्स दिया था, जिसमें से एक ब्रेसलेट निकलती है और ईथन की कलाई पर बंध जाती है, जिससे खून निकलने लगा था, और उसकी माँ उसके फादर पर चीखने लगी थी, लेकिन रिचर्ड वहां से चला गया था। यही सब याद करने के बाद ईथन हेल्प करने से मना कर देता है और घर जाकर ज़ैम्फी को क्रोनिकॉर्प्स के प्लान के बारे में बताता है। ईथन ज़ैम्फी को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ज़ैम्फी उसको बताती है कि वो उसका बहाना ना बनाकर बाकी लोगों को बचाने का सोचे, और साथ ही वो अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों का भी बताती है जो मारे गए थे। आगे हम देखते हैं कि ईथन शाम में अपने घर की छत पर बैठकर उस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश कर रहा था और अपनी माँ की मौत को याद करता है। उस दिन ईथन को जूड मिला था और उसने अपना ऑक्सीजन मास्क शेयर किया था। अब हम देखते हैं कि ईथन जोर से चिल्लाता है और डिसीजन लेता है कि वो क्रोनिकॉर्प्स के लिए काम करेगा। अभी सुबह ईथन एक मेटल फ्लावर को ज़ैम्फी के पास रखकर चला जाता है, जिस पे लिखा होता है मैं वापस आऊंगा।
लेकिन उस टाइम जैम्पी जाग रही थी और रो रही थी। क्रॉनिकोव्स के ऑफिस में जाते ही ईथन रेजिना से डील करता है कि सिकनेस से बचने की सबसे पहली डोज जैम्पी को मिलनी चाहिए। रेजिना उसकी डील एक्सेप्ट कर लेती है और वहां से दोनों लैब चले जाते हैं। वहां पर साइंटिस्ट ईथन को स्पेशल सूट पर पॉकेट कंप्यूटर को यूज करना सिखाते हैं। जूड उसको यकीन दिलाता है कि वो जैम्पी का ख्याल रखेगा। ईथन रेडी होकर मशीन में चला जाता है और उसमें से बहुत तेज लाइट की वजह से धमाका होता है, जिससे ईथन फ्यूचर में पहुंच गया था। आसमान में एक होल ओपन होता है जिसमें से ईथन बहुत स्पीड से एक जंगल में गिरता है। ईथन की जब आंख खुलती है तो देखता है कि उसके सूट में आग लगी है। सूट में ब्लास्ट होने से पहले ही उसे उतार कर फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद ईथन ठीक से सांस लेता है और देखता है कि साफ ऑक्सीजन होने से फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। हरा भरा देखने के बाद ईथन आर्ची का यूज करके लोकेशन चेक करता है, लेकिन आर्ची किसी भी सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं हो पाता। बहुत देर ट्राई करने के बाद वो एक मैग्नेट को नीचे रखता है जो कि आर्ची को आसपास के स्ट्रक्चर्स और फैसिलिटीज के बारे में गाइड करती है। जैसे ही ईथन अंदर जाता है उसे एक स्केलेटन पड़ा हुआ मिलता, लेकिन ईथन को शॉक तब लगा जब उसने देखा कि स्केलेटन ने जो सूट पहना है उस पर ईथन का नाम लिखा था और जंग लदा हुआ आर्ची भी पड़ा था। साथ में रिचर्ड की दी हुई ब्रेसलेट भी पड़ी थी और उसमें ग्रीन लाइट भी जल रही थी, जिसका मतलब था कि वो इस मिशन में मरने वाला है। और ये बात उसको और ज्यादा परेशान कर रही थी। थोड़ा आराम से सोचने के बाद ईथन फैसिलिटीज डोर को खोलने के बदले वो जंग लगे हुए आर्ची से आखिरी रिकॉर्डिंग को प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है। मशीन से आवाज आती है कि यही करना सही होगा, फिर बाकी लोगों को सफर नहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरे लोगों की बहस करते हुए आवाज आती है, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से आर्ची बंद हो जाता है। तभी ईथन वायर को नोटिस करता है जो कि रस्टेड आर्ची से लिपका हुआ था। फिर वो सूट से एक और वायर निकालकर अपने आर्ची पर रोल कर देता है और उसे बीकन से सिग्नल मिल जाता है। ईथन उस सिग्नल को फॉलो कर रहा था। तब उसे 2 ऑक्सीजन डिस्पेंसर मिलते हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मिलता। बाद में ईथन आर्ची की मदद से आग जलाता है। उसे वहां पर बेरीज भी मिलती हैं, लेकिन आर्ची उनको पहचान नहीं पाता। ईथन उसमें से एक को टेस्ट करता है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं होने की वजह से उसे फेंक देता है। ईथन आर्ची से कॉन्स्टलेशंस यूज करके कंफर्म करता है कि यह साल 2474 ही है या नहीं। यह सब उसे याद दिलाता है कि वो और रिचर्ड एक साथ बैठकर जब तारे दिखा करते थे। अचानक से यह सपना रिचर्ड की तबीयत खराब होने की वजह से खत्म हो जाता है और तूफान आ गया था। तभी ईथन देखता है कि एक लाइट उसकी तरफ आ रही है और उसको बहुत ज्यादा चक्कर भी आने लगे हैं और उसको ये भी लगने लगता है कि कोई उस पर चाकू से मार। दोस्तों, इसका आखिरी पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।